ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सशक्तिकरण और विकास पर केंद्रित श्रृंखला। आज का विषय है सुदृढ़ मूलभूत ढांचा और ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार। भारत की मुकुटमणि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से संपन्न है। खूबसूरती ऐसी कि स्वर्ग का विहंगम दृश्य प्रतीत होता है। असंख्य पुष्पों, घाटियों, चिनार के पेड़ों, सेब, खुमानी, अखरोट, केसर से लदे बागों, मनोरम संगीत और समृद्ध संस्कृति से भरपूर ये धरती सचमुच कुदरत की कारीगरी लगती है। इस केंद्र शासित प्रदेश को और निखारने का बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया है। यहाँ के मूलभूत ढांचे में सुधार और बिजली विकास के लिए सर्वाधिक जरूरी बिजली आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक आर्थिक संरचना को मजबूत करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए 80,068 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जम्मू और कश्मीर के लोगों को 7 दिन 24 घंटे बिजली और पीने का पानी उपलब्ध कराने पर सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। कई परियोजनाएं जो वर्षों से लंबित थी अब पूरी हो गई है। IIT जम्मू ने अपने स्वयं के परिसर से काम करना शुरू कर दिया है और एम्स जम्मू का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। 220 किलोवाट श्रीनगर अल्स्टेंग द्रास करगिल लेह ट्रांसमिशन सिस्टम का काम पूरा किया गया। इसके साथ ही अब लद्दाख राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ गया है। इसके अलावा जम्मू अखनूर रोड, चिनानी सुध महादेव रोड पर काम शुरू हो गया है और तेज गति से चल रहा है। वहीं 2022 तक कश्मीर रेल सेवा से जुड़ जाएगा। चिनाब नदी पर निर्माणाधीन विश्व का सबसे ऊंचा रेल सेतु का काम अगले वर्ष पूरा हो जाएगा। इस सेतु को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह अधिकतम 266 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की गति सहन कर सकता है। दीपेंद्र कुमार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में एक नई लहर की शुरुआत हुई है। पिछले 8 वर्षों से अटकी पक्कल दुल जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। 850 मेगावाट की रेटल पनबिजली परियोजना और 624 मेगावाट की कीरू पनबिजली परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली है। इस परियोजना से जम्मू कश्मीर के दूरदराज के क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कीरू पनबिजली परियोजना की कल्पना एक रन ऑफ रिवर यानी जल भंडारण के बगैर योजना के रूप में की गई है। 624 मेगावाट की क्षमता वाली ये परियोजना सिंधु जल संधि 1960 की आवश्यकताओं को पूरा करती है। शाहपुर कंडी परियोजना पिछले 70 सालों से अटकी हुई थी। इसे भी स्वीकृति मिली है। इससे 54,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी और 770 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा। उज बहुउद्देशीय परियोजना से 31,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 196 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा। जम्मू कश्मीर ने केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजना सौभाग्य योजना को लागू करने में सफलता अर्जित की है। इससे 3,03,000 घरों को बिजली उपलब्ध कराई गई है। जम्मू कश्मीर उद्योग और वाणिज्य विभाग के सचिव मनोज द्विवेदी ने आकाशवाणी से बातचीत में बिजली परियोजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी 2 कॉर्पोरेशंस बनाई गई हैं। जम्मू क्षेत्र के लिए अलग और कश्मीर क्षेत्र के लिए अलग बनाई गई हैं। ये कुछ हद तक निजीकरण कह सकते हैं क्योंकि अब ये कॉर्पोरेशंस होंगी, कंपनीज होंगी जिनके हाथ में अपनी डिसीजन मेकिंग खुद होगी और वो कॉमर्शियली वायबल डिसीजंस खुद ले सकते हैं। हमने देखा कि ट्रांसमिशन में लॉसेज हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेज हुए हैं और बहुत बार जो ड्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनकी रिकवरी ना होने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए कॉमर्शियली वायबल सोल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में इस सेक्टर को एड्रेस कर सकेंगे हम, जिससे कि न केवल इनकी कॉमर्शियल वायबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, बल्कि उसके जरिए हम बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे ताकि 24/7 बिजली लोगों को मिले और अच्छे वोल्टेज क्वालिटी की जो बिजली है वो डोमेस्टिक यूज के लिए और साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज के लिए लोगों को मिल सके। जम्मू कश्मीर में मूलभूत ढांचे के विस्तार के बारे में श्री द्विवेदी ने बताया, जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की क्षमता है जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये सारी चीजें होने में अभी कुछ वक्त लगेगा और यही कारण है कि भारत सरकार के दिए हुए अनुदान पर
जम्मू कश्मीर पूरी तरह से निर्भर रहता है और किसी भी तरीके के विकास की योजना तब तक पूरी नहीं की जा सकती जब तक कि सरकार से कोई मदद ना मिले। तो ये जो मदद सरकार से मिलेगी जम्मू कश्मीर को, ये बहुत ही उपयुक्त है। इससे न केवल यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बल्कि रोजगार देने के बहुत सारे जो योजनाएं हैं उनमें हम काम कर सकेंगे। सबसे प्रमुख जो इसमें होगा वो ये है कि हम ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत छोटे स्तर पे है। तो उद्योग आए, निवेश करें और उससे रोजगार, खाली सरकारी नौकरी की तरफ लोग ना जाएं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार की अपॉर्चुनिटीज आए। इसके लिए जो प्रोविजंस क्रिएट किए जा रहे हैं, जो भारत सरकार से मदद की जा रही है और अलग तरीके की योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, वो बड़ी लाभदायक साबित होंगी। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बिजली वित्त निगम और ग्रामीण बिजली निगम के वित्त पोषण से 4,580 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इससे जमीनी स्तर पर बेहतर उपभोक्ता सेवाएं मिल सकेंगी। किसी भी राष्ट्र के लिए सड़क जीवन रेखा है। जब सड़कों का विस्तार होगा तभी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। जम्मू कश्मीर में सड़क परियोजनाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दूसरे चरण के तहत 28 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे कठुआ जिले के दूर दराज इलाके सड़क मार्ग से जुड़ सकेंगे। चनुंता खास से लेकर बख्तरिया खास, फाल्टा से भीखनगला, अरनास से ठकारकोट, रामनगर से डुडू, पौनी से कुंड स्थानों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण होगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 वर्षों में सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं। इस दौरान केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत राज्य में कई सड़कों का निर्माण किया गया और कई सड़कों को चौड़ा किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई फ्लाईओवर बनाए गए हैं, जिनसे प्रदेश की दोनों राजधानियों के बीच की दूरी घटी है। इसी तरह श्रीनगर के सिटी सेंटर में रामबाग जहांगीर चौक फ्लाईओवर का काम पूरा कर इसे पिछले वर्ष आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रीनगर के लोगों की ये बहुत पुरानी मांग थी, जिसके पूरा होने से लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। पिछले साल श्रीनगर में जहांगीर चौक और रामबाग के बीच काफी समय से लंबित फ्लाईओवर परियोजना के उद्घाटन के बाद लोगों को अंततः फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर यातायात की भीड़ से छुटकारा मिला, क्योंकि उन्हें अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। हालांकि ये काफी उल्लेखनीय है कि श्रीनगर जिला प्रशासन के ठोस प्रयासों के साथ परियोजना पूरी हो गई और जनता के लिए खोल दी गई थी। प्रशासन के अथक प्रयासों को इस तथ्य के साथ देखा जा सकता है कि लगभग 60 स्लैब केवल 3 महीने के भीतर ही फ्लाईओवर के निर्माण में स्थापित किए गए थे, जो काफी अभूतपूर्व था, क्योंकि किसी भी फ्लाईओवर के निर्माण में इतने कम समय में ये संभव नहीं है। इस 2.4 किलोमीटर जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर के बीच यात्रा के समय को लगभग 45 मिनट से घटाकर 2.5 मिनट कर दिया है। यहाँ ये बताना उतना ही सार्थक है कि जम्मू संभाग के चिनैनी सुध महादेव रोड लिंक के अलावा जम्मू अखनूर 4 लेनिंग परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है और निकट भविष्य में इनको जनता के लिए खोल दिया जाएगा। श्रीनगर से मैं सुनील कोल। और अब सुनते हैं जम्मू कश्मीर ऊर्जा विकास विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल से पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव की बातचीत। सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा का महत्व बहुत खास है किसी के भी जीवन में। पिछले 1 साल के डेवलपमेंट्स देखें, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक नई यूनियन टेरिटरी के रूप में उभर कर आए। संजू साहब, हम हाल ही में पढ़ रहे थे, कुछ खास रिपोर्ट ऐसी आ रही थी कि कुछ एलओसी के साथ जो गांव है वहां पहली बार पावर पहुंचा है। कुछ और फिगर्स भी हमारे पास हैं, डेटा भी है कि आपने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले इस बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट आपने जहाँ पर बिजली पहले नहीं आती थी उनको कैसे क्रियान्वित किया, क्या है इसके बारे में हमें डिटेल्स हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जो हमारे सुदूर एलओसी के साथ बिल्कुल सटे हुए गांव हैं, जो शायद एलओसी से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पे होंगे, उनको अभी तक जो बिजली मिल रही थी वो या तो डीजी सेट से मिल रही थी या फिर सोलर से मिल रही थी। तो एक प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया गया, 36 किलोमीटर की लाइन लेके जाई गई और एक रिसीविंग स्टेशन वहां पे बनाया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि इन गांवों को, जिसमें केरन गांव है, जिसमें मुंडिया गांव है, अब ग्रिड पावर मिलेगी, बिजली की पावर मिलेगी।
मिलेगी वही पावर मिलेगी जो हमें और आपको मिलती है, और ये एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि केवल उस गांव में रिसीविंग स्टेशन बनाने से काम नहीं खत्म हुआ, उसकी तार घरों तक भी लेके जाई गई है ताकि वास्तव में लोगों के घर में जो बल्ब है वो ग्रिड पावर से जले। फिगर्स और डेटा की बात करें कंधु साहब, जो हम जानते हैं कि आपके जो पेंडिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे उंज और शपूर कंडी में, वो काफी रिवाइव किए गए हैं, और हम जानते हैं कि उड़ी और किशनगंगा बड़े प्रोजेक्ट हैं जम्मू कश्मीर में। तो एक खाका बताएं हमें पिछले एक साल में किस तरह का डेवलपमेंट पावर सेक्टर में हुआ। ऊर्जा सेक्टर की अगर बात करें तो ऊर्जा सेक्टर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है जनरेशन, जिससे आप बिजली बनाते हैं। दूसरा होता है ट्रांसमिशन होता है बड़ी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज पे पावर जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रांसमिट की जाती है। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें और आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हमारे घर में जो बिजली आती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो अगर मैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारे और आपके घर में अच्छे तरीके से बिजली आए, पूरी बिजली आए, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें 33 kV के रिसीविंग स्टेशन होते हैं, फीडर्स होते हैं, डीटीज होते हैं, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स कहते हैं। जो 2015 में माननीय प्रधानमंत्री ने अनावरण किया एक प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज का, जिसमें पावर के इन तीनों कंपोनेंट्स जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए काफी एलोकेशन की गई, काफी पैसे रखे गए, और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए तकरीबन 3,500-4 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया। लेकिन कुछ यूं हुआ कि 2015 से लेकर 2018 तक या लेट 2018 तक शायद इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट जो है वो चल नहीं पाए। कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग में उलझ के रह गए, कईयों की जो है कॉन्ट्रैक्टिंग मुकम्मल नहीं हो पाई, कईयों में ROW इश्यूज आ गए। ROW इश्यूज का मतलब जमीन नहीं मिल पाई। मान लो आपने कहीं पे रिसीविंग स्टेशन बनाना है तो लैंड एक्विजिशन पूरी नहीं हो पाई। तो जो भी है, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज कि इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है अनफॉर्चुनेटली चल नहीं पाए, उठ नहीं पाए। लेकिन अगर हम आज की बात करें और पिछले 1-1.5 साल का हिसाब लें तो डिस्ट्रीब्यूशन के तकरीबन 60% से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट हो गए हैं, और हमारा टारगेट है कि 2021 वर्ष में हम 90% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर देंगे। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डी बॉटलनेक हो जाएगा। डी बॉटलनेक का मतलब ये है कि बहुत बार ये होता है हमारे पास बिजली है लेकिन हम बिजली घरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि जो कि बिजली ट्रांसमिट करने का माध्यम है वो कमजोर है। इसको यूं समझ लीजिए कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बस है, लेकिन सड़क जो है तंग है, जिस वजह से गाड़ी सड़क पे नहीं चल पा रही। इसी को अगर हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स में कहें तो हमारे पास बिजली है लेकिन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कमजोर है। तो हमें उम्मीद है कि अगले साल के आखिर तक ये कमी पूरी हो जाएगी और घरों तक हम बहुत ज्यादा बिजली पहुंचा पाएंगे। और मैं यूं भी बता दूं कि इसमें हम कुछ और भी प्रावधान कर रहे हैं, जैसे IT, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो IT इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, जिससे हमारी बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिससे हमारी रिमोटली हम रीडिंग ले पाएंगे। तो टेकन टुगेदर एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। बिजली भी पहुंचा पाएंगे हम लोगों को, और बिजली पहुंचाने के साथ साथ हमारी बिलिंग एफिशिएंसी, हमारी बिल लेने की एफिशिएंसी, वो सारी चीजें बढ़ जाएंगी और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इंप्रूव हो जाएगा। पाकुल डूल जो करीब 1000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है और एक कीरू का प्रोजेक्ट है 624 मेगावाट का, क्या ये नए प्रोजेक्ट हैं या इनको आप पुराने प्रोजेक्ट और इनको रिवाइव कर रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जनरेशन का क्या मतलब है। जनरेशन का मतलब है कि आप बिजली बनाते हैं, और वो बिजली कोयले से बन सकती है, वो बिजली पानी से बन सकती है, वो बिजली सन से बन सकती है, हवा से बन सकती है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर का बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, और अनफॉर्चुनेटली पिछले 50 सालों में ये पोटेंशियल पूरी तरह टैप नहीं हो पाया था। पूरी तरह जो है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। और पिछले 1.5-2 सालों की उपलब्धि ये रही है कि जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स थे, जो लार्ज प्रोजेक्ट थे, जो किसी न किसी वजह से अटक रहे थे, कहीं रेड टेपिज्म में उलझे हुए थे, कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे, उनको डी बॉटलनेक किया गया, उनकी रुकावटें दूर की गई और उनको फास्ट ट्रैक पे लगाया गया। जैसे आपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात की, चाहे वो पक्कल डुल प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई दूसरा प्रोजेक्ट हो, इन सब प्रोजेक्ट्स को किसी न किसी तरीके से फास्ट ट्रैक किया गया, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट कार्यान्वित हो उससे पहले बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बैंक से फाइनेंशियल क्लोजर टाई अप करना पड़ता है, टेक्निकल क्लियरेंस लेनी पड़ती है,
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से, उसके बाद उसका एक टेंडरिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद उसका रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डिपार्टमेंट्स को, तकरीबन सरकार के हर एक डिपार्टमेंट का कोई ना कोई रोल होता है और सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठे होके इन प्रोजेक्ट्स को एक तरीके से चलाना होता है। और मैं ये कहूंगा कि पिछले 1.5-2 साल की बड़ी उपलब्धि यही है कि डिपार्टमेंट्स ने मिल के इन प्रोजेक्ट्स के प्रति जो है बहुत रुचि दिखाई है और बहुत सारे प्रोजेक्ट अब फास्ट ट्रैक पे आ गए हैं। और जैसे आपने पकलदुल का नाम लिया, आपने कुछ और प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, उनमें अलॉटमेंट्स हो गई है और काम चालू हो गया है। इसी तरह आपने उज और शाहपुर कंडी का नाम लिया, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का ये मतलब होता है कि जहाँ पे बिजली भी बनती है, जहाँ पे इरिगेशन भी होती है, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है, तो ये बेसिकली मल्टीपर्पज यानी कि बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे उज प्रोजेक्ट है, ये पिछले 50-60 सालों से किसी न किसी डिले में उलझा हुआ था, तो अब इस प्रोजेक्ट की रिवाइज्ड डीपीआर अप्रूव हो गई है, इसका वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिल गया है और हमें आशा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत तेज चलेगा। इसी तरह जो शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है, इसमें करार था पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, तो ये भी प्रोजेक्ट अटका हुआ था। आई एम वेरी हैप्पी टू से कि फ्रेश एग्रीमेंट हो गया है पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में और ये प्रोजेक्ट चालू हो गया है। इससे तकरीबन 60-70 हजार हेक्टेयर एरिया को इरिगेशन मिलेगी और जो सूखा एरिया था उसमें हरियाली आएगी। कर्नल साहब, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश किया गया है। जैसा कि डाटा हमारे सामने है, उससे ये पता चलता है कि करीब 506 प्रोजेक्ट अभी तक आपने कंप्लीट कर लिए हैं और 963 प्रोजेक्ट जो हैं ये 2021 तक कंप्लीट करना है। थोड़ा इसके बारे में बताएं। 2018 के मध्य में हमने एक सर्वे करवाया। हमने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में तकरीबन 7,000 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो किसी न किसी वजह से इनकम्प्लीट पड़े थे। कहीं पे कोई लैंड का इश्यू था, कहीं पे पैसे की कमी थी, किसी न किसी वजह से ये प्रोजेक्ट्स चल नहीं पा रहे थे। और मैक्सिमम जो कमी हमें बताई गई उस वक्त वो ये थी कि इनके लिए एडिक्वेट फाइनेंसिंग नहीं है। यूं कहिए कि आपने एक बहुत बड़ा घर बनाने का प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन आपके पास ना लोन है ना फाइनेंस है, तो इस वजह से आपने कहीं एक कमरा बना दिया, कहीं आपने एक हॉल बना दिया और बाकी सारा जो प्रोजेक्ट था आपका अधूरा रह गया। तो इससे नुकसान क्या था? एक नुकसान तो ये था कि आपके पैसे खर्च हो गए, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन मनवांछित फल जो है पब्लिक को नहीं मिल पा रहा था। दूसरा ये था कि जो आपने पैसे खर्च कर दिए, जो आपने पार्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, वो वेस्ट हो रहा था। मान लो आपने कोई सड़क बनानी शुरू कर दी, 2 किलोमीटर की सड़क है, 500 मीटर बना के आधी अधूरी छूट दी, 500 मीटर बनाने में पैसा खर्च हो गया, बाकी 1.5 किलोमीटर न बनने की वजह से लोगों को फायदा नहीं आ रहा। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो थे हमने देखा 7,000 के करीब प्रोजेक्ट थे और इनकी अनुमानित कीमत जो थी 8-8.5 हजार करोड़ रुपया। तो उस वक्त हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि एक मुश्त इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन के लिए लिया जाए। तो हमने एक नई कंपनी ही बना दी। इस कंपनी का नाम हमने रखा जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब कंपनी तो बन गई, अब कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा? 8,000 करोड़ रुपया कोई मामूली सम तो होता नहीं है। तो हमने ये किया, हमने कंपनी को ये अधिकार दिया, ये मैंडेट दिया कि वो मार्केट से पैसा उठाए और मार्केट से पैसा उठा के ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे। तो कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाया और ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने शुरू किए। और अगर मैं आपको बताऊं तो साहब इस कंपनी ने तकरीबन पहले 6 महीने में ही 2,500 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सैंक्शन कर दिए और ये प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो गए। और जैसा आपने कहा कि 500 के करीब प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट हो गए हैं और अगले साल के अंत तक 963 के करीब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स बने थे अगले 1.5-2 साल में सारे के सारे कंप्लीट हो जाए ताकि पब्लिक को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाए। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो हमारे सामने है वो है रामबाग फ्लाईओवर जो श्रीनगर का था। ऐसा डेटा बताता है कि करीब 5 सालों से ये पेंडिंग था, इसको आपने कंप्लीट भी किया है, जनता के इस्तेमाल के लिए इसे ओपन भी कर दिया है। और साथ ही साथ रिंग रोड का भी एक जो डेवलपमेंट है, मेरे ख्याल से ये शायद जम्मू का प्रोजेक्ट है, तो आप इससे भी काम कर रहे हैं। ये जो रामबाग प्रोजेक्ट है ये 2013 में शुरू हुआ था और 2013 में शुरू हुआ था। ये 4.5-5 किलोमीटर का एक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट था जो शहर के बीचों बीच डीकॉन्जेशन के लिए कंसीव किया। तो कुछ यूं हुआ 2013 से लेके 2019 तक ये प्रोजेक्ट कहीं धीमी गति से चल रहा था, लेकिन 2019 में फाइनली हमने कोशिश की कि कहीं लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है, कहीं रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो सारे डिपार्टमेंट्स ने एकजुट
प्रयत्न किया और लास्ट ईयर अगस्त में हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए। ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस प्रोजेक्ट बनाने में जो शॉपकीपर्स डिस्प्लेस हुए हैं, जिनको हटाना पड़ा था, उनके लिए बाज़ाफ्ता 40 करोड़ रुपए की लागत से रिहैबिलिटेशन कॉम्प्लेक्सेस बना के दिए गए हैं ताकि किसी की भी रोजी रोटी पे नुकसान ना हो, किसी की रोजी रोटी को तकलीफ ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने के साथ साथ लोगों की रोजी रोटी भी बरकरार रहे। देश भर में मेट्रो सारे ही बड़े अर्बन सेंटर्स में देखा जा रहा है कि वो डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो मुंबई का हो, बैंगलोर में हो, भोपाल हो, और दिल्ली मेट्रो का सक्सेस तो सामने है ही। मेरे ख्याल से हमने भी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर किया है मिस्टर कंसल अबाउट द लाइट ट्रांजिट मेट्रो, शायद जम्मू और कश्मीर दोनों में होगा। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। ये हमने प्लान किया है, तकरीबन 10,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसकी डीपीआर बन के तैयार हो गई है और भेजी जाएगी फंडिंग के लिए। जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह बनाया जाएगा। ये बहुत हमारा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो हमारे शहरों की शक्ल चेंज करके रख देगा। एक और बड़ा प्रोजेक्ट कंसल साहब वो है झेलम फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट शायद एक आपने सेकंड फेज भी इसका कमीशन कर दिया है, ये प्रोसेस में है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। 2014 में एक बहुत भयंकर फ्लड आया था कश्मीर में भी और जम्मू में भी, और इसकी अपनी अपनी डिवास्टेशन थी। कश्मीर में इसने एक तरह की डिवास्टेशन की, जम्मू में इसने एक दूसरी तरह की डिवास्टेशन की। और अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो कई दिनों तक कई इलाकों में पानी आ गया था और घर डूब गए थे, बहुत सारे घर डैमेज हो गए थे। तो जब ये फ्लड खत्म हुआ तो ये सोचा गया कि आगे ऐसा फ्लड ना आए, इसके लिए क्या किया जाए। पहले मैं कश्मीर की बात बताऊंगा, फिर मैं जम्मू की बात बताऊंगा। तो उस वक्त ये देखा गया कि जो झेलम रिवर है श्रीनगर के और कश्मीर वादी में, और इसका फ्लड स्पिल चैनल है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि ज्यादा पानी इसमें से फ्लो कर पाए और वो फ्लड ना करे। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट कंसीव किया गया जिसको झेलम फ्लड प्रोजेक्ट कहा जाता है और इस प्रोजेक्ट को 2 भागों में देखा गया। इसका जो पहला भाग था तकरीबन 400 करोड़ का था। इसका मैंडेट ये था कि जो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं एनक्रोचमेंट है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको रिमूव किया जाए ताकि तकरीबन 10,000 क्यूसेक से झेलम के इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज की जाए। और ये प्रोजेक्ट समाप्त हो गया है और इसके बाद इसका जो सेकेंड फेज है वो शुरू होने वाला है। उसकी सारी क्लियरेंसेज आ गई हैं। जो सेकेंड फेज है उसका पर्पज ये है कि इस इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी 15,000 क्यूसेक और बढ़ा दी जाए ताकि कुल मिला के तकरीबन 25,000 क्यूसेक जो है कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, ताकि भगवान ना करे अगर दोबारा जबरदस्त बारिश होती है, दोबारा फ्लड का इम्कान होता है, तो एटलीस्ट झेलम और फ्लड स्पिल चैनल जो है ये वाटर अपने अंदर ले सके। तो इसी तरह हमने डिसाइड किया कि श्रीनगर में झेलम की और जम्मू में तवी की, इनकी रिवर मॉर्फोलॉजी स्टडी कराई जाए। ये स्टडी कराया जाए कि फ्लड कहाँ से आ सकता है, वीक स्पॉट्स कौन से हैं, कहाँ पे ड्रेजिंग की जरूरत है, कहाँ पे कौन से मेजर्स की जरूरत है, ताकि फ्लड मिटिगेशन जो मेजर्स हैं वो अच्छी तरीके से लिए जा सके। और वो जो रिवर मॉर्फोलॉजी स्टडीज हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया और वो स्टडीज चल रही हैं और उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं और हमें आशा है कि उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम इफेक्टिव स्टेप्स ले पाएंगे ताकि इन फ्यूचर वी डू नॉट हैव टू फेस सच डिवास्टेटिंग फ्लड्स। इंटर यूनियन टेरिटरी कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो रोड नेटवर्क पे भी आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको रेल कनेक्टिविटी की बात बताऊंगा। रेल कनेक्टिविटी के बारे में आप जानते हैं, जैसे उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला एक बड़ा एम्बिशियस रेल प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को भी फास्ट ट्रैक किया गया है और हमें आशा है कि दिसंबर 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और प्रॉपरली दिल्ली से, जम्मू से, कटरा से कश्मीर तक की जो है ट्रेन वो चलने लगेगी। मैं आपको ये भी बताता चलूं चलते चलते कि इसी प्रोजेक्ट का भाग है जो आपने सुना होगा, तकरीबन 360 मीटर ऊंचा जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज अरनास में चिनाब रिवर पे बन रहा है। तो जो ये कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, मुझे उम्मीद है कि दिसंबर 2022 तक हम न सिर्फ ये सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना पाएंगे, अपितु हम ट्रेन भी कश्मीर तक, श्रीनगर तक और उससे आगे बारामूला तक ला पाएंगे। अब मैं अगर आपको रोड कनेक्टिविटी की बात बताऊं, रोड कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है, नेशनल हाईवे 44 जो कि जम्मू से श्रीनगर तक जाता है, तकरीबन 300 किलोमीटर लंबा है। इस हाईवे को पूरी तरह नया बना दिया गया है, 4 लेन किया जा रहा है। इसको 8 भागों में बांटा गया है और
इन्हीं भागों में से एक भाग है काजीगुंड और बानिहाल के बीच में एक नई टनल बनाना। आपने जवाहर टनल का नाम सुना होगा। इसके पैरेलल एक नई टनल बनाई जा रही है जो कि 9.25 किलोमीटर लंबी है। इस टनल का 90% काम कंप्लीट हो गया है और ये टनल अगले साल के आखिर तक कंप्लीट हो जाएगी। जब ये टनल कंप्लीट हो जाएगी तो जम्मू और श्रीनगर के बीच की रोड कनेक्टिविटी न सिर्फ बहुत अच्छी हो जाएगी बल्कि आवागमन का समय जो है ये भी 2-2.5 घंटे कम हो जाने की उम्मीद हमें है और रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। केवल एक पैच है जो इनकम्प्लीट रहता है, बिल्कुल लास्ट पैच 20-25 किलोमीटर का है, वो भी वर्क अंडर प्रोग्रेस है। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू 4 लेन हाईवे आपको मिल जाएगा। अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो जम्मू और श्रीनगर दोनों एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स करार दिए गए हैं। दे आर केपेबल ऑफ रिसीविंग इंटरनेशनल फ्लाइट और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट आनी शुरू भी हो जाए ताकि न सिर्फ इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा लेकिन जो लोग डायरेक्टली जाना चाहें, जैसे कश्मीर के बहुत से बच्चे बांग्लादेश में पढ़ते हैं तो मलेशिया से और मिडिल ईस्ट कंट्री से बहुत से सैलानी आना चाहते हैं कश्मीर, तो वो डायरेक्टली आ पाए। तो चाहे वो रेल हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो एयर हो, तीनों तरीके से कनेक्टिविटी हम बहुत अच्छी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद कंसल साहब, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। अभी आप जम्मू कश्मीर ऊर्जा विकास विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल से पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव की बातचीत सुन रहे थे। अब चलते हैं लद्दाख। लद्दाख में बिजली की कमी दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बड़ी चुनौती है क्योंकि ये क्षेत्र सर्दियों के दौरान देश के अन्य भागों से कट जाता है। सरकार ने इस दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख को कार्बन रहित केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर बल दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लद्दाख जैसे जगहों पर नवी और नवीकरण योजना मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए योजनाएं एक वरदान रही है क्योंकि वे लोगों को किसी भी तरह से अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना स्थानीय स्तर पर बिजली पैदा करने में मदद करते हैं। लद्दाख के एनर्जी मैन काचो अहमद खान, परियोजना निदेशक कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने कहा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। जैसे मैं कनाडा का एग्जांपल देता हूँ आपको, जो हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। हाइड्रो प्रोजेक्ट में आपको तकरीबन हर प्रोजेक्ट में हमारा 12 से 15 लोगों को हमने एंगेज किया है, वो भी लोकली चलाने के लिए। हम उसके ऊपर सिर्फ हमारा जो हमारे इंजीनियर इंचार्ज है वो सिर्फ सुपरवाइज करते हैं। तो एक तो लोकल स्टाफ एंगेज होता है। उसके साथ साथ जब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट आया, खासकर गाँव के इंटीरियर्स में, जहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, जैसे हमारा चिलोंग से अभी पावर दे रहा है, तो उसमें गाँव वाले लोग इन्होंने छोटे छोटे SSI यूनिट लगा रहे हैं जिसमें आपको वुडन का काम है, यूथ्स वगैरह लगाते हैं। दूसरे सेल्फ ग्रुप्स औरतें लोग भी बटर चर्निंग मशीन या दूसरे तरह के हैंडलूम्स वगैरह के सामान वगैरह भी वो यूज करते हैं। जगह जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत एवेन्यूज खुल रहे हैं। इसके अलावा से ग्रीन हाउस में आपको बताऊं, उसमें एक तो सर्दियों में पीक विंटर में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी होती है। जितने भी औरतें हैं, जिस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके लिए एक ये है जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक सोर्स निकल रहा है और साथ साथ एक रेवेन्यू जनरेशन का भी बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी एक स्कोप बन रहा है। तय शुरू से मोहम्मद हसन ने परियोजना के लाभों को गिनाते हुए कहा कि अब बच्चों के अध्ययन के साथ साथ सर्दियों के दौरान हीटिंग की लागत से भी लाभ हुआ है क्योंकि केरला द्वारा चिलोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट से लोग खुश है। चिलिंग प्रोजेक्ट सर जब से ये आया है तो हमारा कारीगर बच्चों को बिल्कुल फायदा हुआ है सर। पढ़ाई में जो काम पे चल रहा है सर, जो यहाँ तरखान का भी काम चल रहा है, वेल्डिंग का काम चल रहा है सर, सबके लिए बहुत फायदा हुआ है सर। उनका बहुत फायदा है सर क्योंकि हमें ये जो रूम हीटर तो इससे बहुत फायदा मिलता है सर। केरला ने करगिल के युवकों को पॉलीकार्बोनेट हॉलो शीट के साथ बना बेहतर ग्रीन हाउस से मदद की है जो सामान्य पॉलीशीट ग्रीन हाउस के तुलना में वृद्धि के अनुकूल वातावरण को लंबी अवधि तक बनाए रखने में सहायक होता है। करगिल से मैं इनायत अली। देश की पहली रक्षा पंक्ति लद्दाख का जनजीवन देश के अन्य भागों से अलग थलग रहता है। सरकार ने इस क्षेत्र को नई पहचान देने के लिए 44,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। लद्दाख में लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 335 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण पावर ग्रिड द्वारा किया गया है। इससे द्रास, करगिल, खलस्सी और लेह में बनाए गए 45 मेगावाट की निम्मो, बाजगो और करगिल में 44 मेगावाट की हाइड्रो पावर परियोजना की शुरुआत की गई है।
भविष्य के लिए 3 जल विद्युत परियोजनाओं लद्दाख में 80 मेगावाट की खलसी, कनयुंजे की 45 मेगावाट और टकमाचिन की 30 मेगावाट और फयांग की 50 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का विस्तार किया जाएगा। देश के नूर जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र की नई पहल, नई परियोजनाओं से निश्चय ही यहाँ नई सुबह का आलोक हुआ है और जनजीवन में आशा का संचार हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब देश का सिरमौर जम्मू कश्मीर और लद्दाख न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि देश और विश्व परिदृश्य में भी उन्नति की नई गाथा लिखेगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त हुआ। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सशक्तिकरण और विकास पर केंद्रित श्रृंखला। आज का विषय था सुदृढ़ मूलभूत ढांचा और ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।